तिरंगा क्या है ये जानते हैं आप? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक, कोस कोस पर बानी और पानी बदलने वाले इस देश को एक सूत्र में पिरोता है तिरंगा। इसी तिरंगे को छाती पर चिपकाए सैनिक जाता है तो परिवार की आंख नम होती है, और इसी में लिपट कर जब वो वापस आता है तो पूरा देश रोता है। देश के अस्तित्व से अस्मिता तक में शामिल है यह तिरंगा। 130 करोड़ से ज्यादा के जज्बात का नाम है तिरंगा। वशीभूत होने की हद तक अभिभूत कर दे वो है तिरंगा। इसी तिरंगे के सुने अनसुने, जाने अनजाने, कहे अनकहे किस्सों का नाम है तिरंगा, द अनटोल्ड स्टोरी। यकीन जानिए, इस कार्यक्रम के बाद तिरंगा ध्वज नहीं धड़कन बन जाएगा, आपकी धमनियों में बहता लहू बन जाएगा। आपके माथे के त्रिपुंड से हृदय के कुंड तक सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा होगा। शुरू करते हैं तिरंगा, द अनटोल्ड स्टोरी। लहराता तिरंगा हमारी स्वतंत्रता का संदेश पूरी दुनिया को देता है। आसमान से वो ऐलान करता है कि इस ध्वज के नीचे मौजूद हर भारतीय आजाद है। वो प्रतीक है इस बात का कि हिंदुस्तान की सरजमी की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत कोई दुश्मन नहीं कर सकता। तो आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अपने तिरंगे को करीब से जानना जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि सिर्फ 75 साल नहीं, बल्कि तिरंगे का इतिहास कहीं ज्यादा पुराना है। तिरंगा आजाद हिंदुस्तान की आन बान शान, सबसे बड़े लोकतंत्र की पहचान, भारत की आजादी की लड़ाई का गवाह और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का प्रतीक रहा है तिरंगा। बापू, तिलक, पटेल और ना जाने कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सजाया और संवारा है। गुलामी के दौर में कई बार देश के ध्वज का रंग और रूप बदला, लेकिन आजादी मिलते ही 3 रंगों में रंग कर बन गया भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तिरंगे के नेशनल फ्लैग बनने का सफर बहुत लंबा रहा है। इस यात्रा में आजादी के प्रतीक ध्वज ने आंदोलन को एक नई मंजिल दी। तो चलिए चलते हैं इतिहास में और गवाह बनते हैं तिरंगे की यात्रा के। (1857) का सैनिक विद्रोह। यह वक्त था जब अंग्रेजों के खिलाफ देश में विद्रोह की चिंगारी सुलग उठी। इस आंदोलन के दौरान एक झंडे की जरूरत महसूस हुई, ताकि आजादी के आंदोलन में पूरा देश एक आंदोलन के प्रतीक, एक ध्वज के साथ खड़ा हो। 1904 में विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने पहली बार एक ध्वज बनाया था, जिसे निवेदिता ध्वज कहा जाता था। सिस्टर निवेदिता को बौद्ध गया से ध्वज बनाने का आइडिया आया। उन्होंने वहीं वज्र का चिन्ह देखा था। वज्र को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सिस्टर निवेदिता ने लाल रंग का एक झंडा बनाया। इसके किनारों पर 101 दीप बनाए गए और बीच में वज्र था। इस झंडे पर वंदे मातरम लिखा था। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के ग्रीन पार्क में एक झंडा फहराया गया। इस झंडे को सचिंद्र नाथ बोस ने 3 रंगों में डिजाइन किया था। पहली पट्टी केसरिया रंग की थी, जिस पर सफेद आधे खिले कमल के 8 फूल थे। बीच वाली पट्टी पीली थी, जहां वंदे मातरम लिखा था। नीचे एक हरी पट्टी थी। (22 अगस्त 1907) यह वो दिन था जब भारत की आजादी का प्रतीक, एक ध्वज, देश की धरती से दूर दुनिया के एक दूसरे हिस्से में फहराया गया। जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में भीखाजी कामा ने एक नया झंडा फहराया। इस झंडे में हरे रंग की ऊपरी पट्टी थी। इस पर 8 कमल के फूल थे। बीच वाली पट्टी केसरिया और नीचे वाली पट्टी लाल रंग की थी।
इस झंडे को सावरकर और भीखाजी कामा ने मिलकर बनाया था। झंडे के 8 कमल के फूल 8 प्रांतों के प्रतीक थे। प्रथम विश्व युद्ध में यह झंडा बर्लिन कमेटी फ्लैग के नाम से मशहूर हो गया था। भारतीय कैदियों, गदर पार्टी और ब्रिटिश फौज से निकाले गए भारतीयों ने इसका खूब इस्तेमाल किया। 23 अप्रैल 1916 को एक बार फिर ध्वज का रंग रूप बदला। बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन से जोड़ने के लिए एक नया ध्वज बनाया गया। इस झंडे में लाल रंग की 5 और हरे रंग की 4 पट्टियों का इस्तेमाल किया गया। इसमें 7 तारे सप्त ऋषि के प्रतीक थे। इस झंडे में ब्रिटिश राज का फ्लैग भी ऊपर मौजूद था। माना जाता है कि इसे कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। अब तक एक आजादी की लड़ाई और आंदोलन के प्रतीक ध्वज की एक लंबी यात्रा पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब वो वक्त आ गया था जब तिरंगा अपने मौजूदा स्वरूप को हासिल करने की आखिरी यात्रा शुरू करने वाला था। इसकी शुरुआत की पिंगली वेंकैया ने। एक ब्रिटिश फौजी और राष्ट्रीय ध्वज हैरान करता है ना। बने रहिए हमारे साथ। किसी भी देश की पहचान उसके राष्ट्रीय प्रतीक यानी राष्ट्र ध्वज के आधार पर होती है। आज भी जब हम भारत और उसकी आजादी के विषय में सोचते हैं तो हमारे मन में तिरंगे का ही ख्याल आता है। हमारा राष्ट्र ध्वज अन्य देशों की भांति बेहद अलग और अनोखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तिरंगे को डिजाइन करने का क्रेडिट किसे जाता है? वो महान शख्सियत है पिंगली वेंकैया, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। 2 अगस्त 1876 को उनका जन्म हुआ था। पिंगली वेंकैया की उम्र 19 साल थी तब वो ब्रिटिश आर्मी से जुड़े और अफ्रीका में एंग्लो बोयर जंग में हिस्सा लिया। वहां पिंगली महात्मा गांधी से मिले। 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे झंडे के बारे में सोचा जो सभी भारतवासियों को एक धागे में पिरोकर रखे। उनकी इस पहल को एस.बी. बोमांजी और उमर सुमांजी का साथ मिला। इन तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन की स्थापना की। आजादी की लड़ाई में भारत को एक सर्वमान्य राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत थी। खुद महात्मा गांधी को इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी। इसी बीच पिंगली वेंकैया एक समाधान लेकर आए। 1921 में पिंगली वेंकैया ने विजयवाड़ा में बापू से मुलाकात की और ध्वज का डिजाइन उनके सामने रखा। दरअसल ये पिंगली की बापू से पहली मुलाकात नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में पिंगली वेंकैया ब्रिटिश फौज में थे, वहीं पर वो महात्मा गांधी से पहली बार मिले। भारत वापस आने के बाद पिंगली भी देश की आजादी की लड़ाई में जुट गए। पिंगली एक जियोलॉजिस्ट भी थे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के नेशनल कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर भी काम किया था। उनका जन्म भी 2 अगस्त 1876 को आंध्र के कृष्णा जिले में ही हुआ था। पिंगली वेंकैया ने साल 1916 से लेकर 1921 तक दुनिया भर के देशों के झंडों का अध्ययन किया था। 1921 में जब पिंगली ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन महात्मा गांधी के सामने रखा तो बापू ने उन्हें नया ध्वज बनाने के लिए कहा। बापू ने 1921 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले नया ध्वज बनाने के निर्देश दिए। पिंगली वेंकैया बापू के निर्देश पर नए ध्वज का डिजाइन बनाने में जुट गए। शुरुआत में उन्होंने ध्वज में लाल और हरे रंग का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में उन्होंने केसरिया रंग डाला। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद पट्टी और चरखा, और हरे रंग की निचली पट्टी के साथ उन्होंने तिरंगे का वो डिजाइन बनाया जो सबको भा गया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान इस झंडे को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज बनाने का उद्देश्य देश के सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का था, ताकि स्वतंत्रता के लिए पूरे देश को एकजुट किया जा सके, और हुआ भी ऐसा ही। पिंगली वेंकैया का निधन साल 1963 4 जुलाई को हो गया। भारत सरकार ने 2009 में उनकी याद में डाक टिकट जारी किया और साल 2014 में ऑल इंडिया रेडियो के विजयवाड़ा स्टेशन का नाम पिंगली वेंकैया के नाम पर किया गया। तो यूं भारत को अपना राष्ट्रीय ध्वज मिल गया, लेकिन एक बदलाव और बाकी था, और वो था
चरखे की जगह अशोक चक्र। तो चरखे पर चक्र का भारी पड़ना इस अखंड भारतवर्ष के इतिहास से जुड़ा है, स्वर्णिम भारतवर्ष से जुड़ा है, शौर्य से जुड़ा है। जानना नहीं चाहेंगे? बने रहिए हमारे साथ। 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज तय करना था। कमेटी ने भारतीय नेशनल कांग्रेस के झंडे में कुछ बदलाव करके इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की बात कही थी। इस तरह 1931 में बने इस झंडे के बदले रूप को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। इस झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली। 300 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने जब पूरे भारत को एक करने की कोशिश की तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। मौर्य साम्राज्य के स्तंभों में भी यह धर्म चक्र दिखाई देता है। बाईस जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया, लेकिन इस ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया। यह एक नीला चक्र है जिसे अशोक का धर्म चक्र या धम्म चक्र भी कहा जाता है। तिरंगे में धर्म चक्र को क्यों शामिल किया गया, इसकी भी एक वजह है। धर्म चक्र का इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने किया था। यह धर्म चक्र सम्राट अशोक के भारत की विशाल सीमाओं का प्रतीक है। उस वक्त पूरा भारत एक शासन व्यवस्था के सूत्र में बंधा हुआ था और सम्राट अशोक के राज में पूरा पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश भी मौजूद था। बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आखिर तिरंगे में चरखे को क्यों हटाया गया। तो इसके दो बड़े कारण थे। पहला कारण यह था कि तिरंगे पर चरखा होने से ये पीछे से उल्टा दिखता था। दूसरा कारण यह था कि चरखा भारत के गांवों की आत्मनिर्भरता को दर्शाता था, जबकि नेहरू देश में बड़े बड़े उद्योग स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए उनका मानना था कि इस पर अशोक चक्र होना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीचों बीच बने अशोक चक्र का अपना एक महत्व है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। इसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी, और ये तीनों समानुपात में हैं। इसके बीचों बीच गहरे नीले रंग का एक चक्र है। ये चक्र सारनाथ के शेर स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तीलियां हैं। अशोक चक्र के नीले रंग और 24 तीलियों की भी अलग महत्ता है। इसके रंग के बारे में कहा गया कि नीला रंग आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। इसीलिए राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी के केंद्र में नीले रंग का अशोक चक्र होता है। 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को प्रदर्शित करती हैं। मनुष्य के लिए बनाए गए 24 धर्म मार्ग की तुलना अशोक चक्र की 24 तीलियों से की गई है। आखिरकार भारत को अपना राष्ट्रीय ध्वज मिल गया। आजादी मिलने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। इस तिरंगे को दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर मेरठ से मंगवाया गया था। लेकिन आखिर मेरठ से ही क्यों तिरंगा मंगवाया गया, इसके पीछे भी एक कहानी है जो हर भारतीय के लिए जाननी जरूरी है, क्योंकि सवाल आपके गौरव का है। बने रहिए हमारे साथ। तिरंगा द अनटोल्ड स्टोरी जारी है। फिलहाल ब्रेक की बारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजाद भारत का पहला तिरंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर फहराकर सलामी दी। लाल किले के ललाट पर फहराए गए उस तिरंगे को देश की क्रांति धरा यानी मेरठ में बनाया गया था। खादी का तिरंगा ध्वज रातों रात मेरठ के गांधी आश्रम में
नत्थे सिंह ने सिला था। तिरंगे की रूपरेखा भले ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी, लेकिन आजाद भारत को पहला राष्ट्रध्वज अपने हाथों से तैयार करने वाले शख्स नत्थे सिंह थे। खास बात यह कि लाल किले पर जो तिरंगा जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था, उसे लालटेन की रोशनी में सिला गया, क्योंकि काम रातों रात हुआ था और तब बिजली नहीं थी। मेरठ क्रांतिकारियों की वो धरती जहां से पहली चली थी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की चिंगारी। इस वीर धरा से आया तिरंगा अगर लाल किले से भारत की आजादी का ऐलान करता तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती थी। शायद यही वो वजह बनी मेरठ में बना तिरंगा लाल किले पर फहराने की। 75 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराकर सलामी दी। कम लोग इस हकीकत से वाकिफ हैं कि लाल किले के ललाट पर सजा वो तिरंगा मेरठ में रातों रात सिला गया था। खादी का वो झंडा मेरठ के नत्थे सिंह ने सिला था। मेरठ के नत्थे सिंह तब क्षेत्रीय गांधी आश्रम में क्रांतिकारियों के झंडे, खादी की टोपी, कपड़े और अन्य चीजें सिलते थे। इसी बीच उन्हें तिरंगा सिलने का निर्देश मिला, वो तिरंगा जो लाल किले की प्राचीर पर फहराया जाना था, आजाद भारत का पहला ध्वज। रातों रात तिरंगा सिलना था। उस वक्त बिजली भी नहीं थी। नत्थे सिंह ने लालटेन और दियों की रोशनी में तिरंगा सिलना शुरू कर दिया। क्रांतिकारियों का एक दल मेरठ में था जो तिरंगे को लेकर दिल्ली जाने के लिए तैयार बैठा था। नत्थे सिंह की अगुवाई में कारीगरों ने रातों रात तिरंगा तैयार कर पूरे सम्मान के साथ उसे मलमल के कपड़े में लपेटकर लकड़ी के नए बक्से में रखकर दिल्ली भेजा। ये हमें 3 पीढ़ी हो गई है। पहले हमारे ताऊजी थे, वो ठेकेदार थे गांधी आश्रम में। फिर जो पिताजी हमारे, सिलाई का काम पिताजी का था, तो उसके 1947 से पहले ही झंडा बना रहे हैं। और उसके बाद से अभी तक झंडा हम ही बना रहे हैं। यानी कि पहला झंडा हमारे पिताजी ने बनाया था। और उसके बाद जो है अब मैं बना रहा हूँ। मेरे को भी कोई 42 साल हो चुके हैं। जब उस टाइम काम आया था तो उस टाइम बिजली तो थी नहीं, मिट्टी के तेल की लालटेन से ही, लालटेन की रोशनी से ही झंडा बनाया था। अच्छा, पहला झंडा जो हाँ जी, लालटेन की रोशनी से ही। जी। ओके। जब लाइट तो थी नहीं उस टाइम तो। यही इसी मकान में? हाँ जी, इसी मकान में। मेरठ में नत्थे सिंह का बनाया वही तिरंगा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से फहराया। नत्थे सिंह का जन्म 1925 में मेरठ में हुआ था। आज भी उनका परिवार तिरंगा सिलता है। 3 पीढ़ियों से तिरंगे की सिलाई कर रहे इस परिवार के जहन में पहले तिरंगे की याद ताजा है। नत्थे सिंह के परिवार को गर्व है कि पहला तिरंगा यहीं से दिल्ली गया। जी, बहुत ज्यादा फक्र होता है। हमारे ससुर भी यही काम करते हैं, मेरे हस्बैंड भी यही काम करते हैं। अच्छा। जी, बहुत अच्छा लगता है। पूरे रात दिन यही काम चलता है, तो हमें तो अच्छा लगता है। मेहनत करते हैं, ये है, खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमारे घर से ये काम शुरू हुआ और हम शुरू से यही कर रहे हैं और यही करते रहेंगे। बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि दादाजी ने भी यही काम कराया, अब पापा भी यही काम कर रहे हैं। हम भी हेल्प कराते हैं जो हमसे हो पाता है, क्योंकि वो हमारी पढ़ाई भी है। जितना हम हेल्प हो पाता है वो कर पाते हैं। धागे काटना, इस टाइप से कुछ काम हेल्प कर सकते हैं। मेरठ की तंग गलियों में अपने घर के एक कमरे में नत्थे सिंह के बेटे रमेश पिछले 42 सालों से तिरंगा बना रहे हैं। यहाँ बना तिरंगा क्षेत्रीय गांधी आश्रम समेत कई जगहों पर भेजा जाता है, लेकिन अब लाल किले पर जो तिरंगा फहराया जाता है वो यहाँ से नहीं बल्कि कर्नाटक के हुबली से आता है। हुबली पहुंचकर तिरंगा न सिर्फ भारतीय अस्मिता का प्रतीक बन गया, बल्कि पूरे संवैधानिक अधिकार हासिल कर लिए, जिनका पूरी प्रतिबद्धता के साथ पालन करना होता है। बने रहिए हमारे साथ। तिरंगे का इतिहास यहीं तक सीमित नहीं। आजादी की लड़ाई के दौरान अलग अलग रूप रंग में तिरंगे का इस्तेमाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया। ब्रिटिश राज में तिरंगा फहराने की इजाजत नहीं थी, खासतौर पर सरकारी इमारतों पर, लेकिन फिर भी तिरंगे ने पूरे भारत में आजादी की लड़ाई को एक सूत्र में बांधे रखा। और एक मौका ऐसा भी आया जब आजादी मिलने से पहले एक सरकारी इमारत पर तिरंगा फहरा दिया गया।
18 मार्च 1923 को मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में सरकारी इमारत पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने तिरंगा फहरा दिया और इसका असर बहुत व्यापक हुआ।